नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरी माँ नौकरानी नहीं। आज सचिन विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल सचिन पिछले 4 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से करीब 2 घंटे पहले उसके पिता ने उसे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वो बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर बैठा, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वो आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और उसकी बूढ़ी दादी माँ तो उसे देखते ही उसे अपने गले से लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ वो उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। जब सचिन घर पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी रेशमा रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। सचिन के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वो अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर सचिन की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन सचिन यह देखकर हैरान था, उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। सचिन को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और अब आपके देवर को यहाँ के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है। यह सुनकर रेशमा की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए सचिन अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वो अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वो हैरान रह गया कि अम्मा भी कमरे में नहीं थी। तभी सचिन का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी रेशमा पानी लेकर आई। सचिन, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी ये सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, रेशमा ने हड़बड़ाते हुए कहा और सोनू को आंखों के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी सचिन बोला, लेकिन भाभी, माँ और अम्मा हैं कहाँ? वो मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी उसकी भाभी रेशमा अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। पर यात्रा पर तो माँ और दादी 1 महीने पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, और मैं उन्हें कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन लगता ही नहीं। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें आने में और कुछ समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम रहती है, इसी कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर रेशमा वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई और सचिन थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। सचिन को वो दिन याद आने लगा
जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर की थी कि आगे की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन विदेश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया है। जब सचिन ने अपने घर के सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाई थी तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर उनके मन में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि दादी के साथ सचिन का खासा लगाव था। सचिन भी उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक सचिन अपनी दादी के पास ही सोता था, उनसे कहानी सुना करता था। सचिन के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी एक गृहिणी थी। माँ से घर का काम कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता था और दादी की भी कमर झुक गई थी। लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। सचिन के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान सचिन की माँ शारदा जी ही रखती थी। जब सचिन ने उन्हें विदेश जाने की बात बताई तो उसकी माँ और दादी बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें उस पर पूरा यकीन था। जिस दिन सचिन की फ्लाइट थी तो घर से निकलने से पहले सचिन अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया तो दादी माँ ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसकी ओर देखने लगी। तब सचिन ने कहा, दादी माँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिलने आता रहूँगा। सचिन को विदा करते समय उसकी माँ बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे खुशी आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी खुशी विदा किया था। सबसे आशीर्वाद से सचिन ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे वो कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर ही भेजा करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीजा ना लग पाने के कारण वह नहीं आ पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी। पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात करते थे। सचिन लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारते जा रहा था। तभी रेशमा कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खा लीजिए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह सचिन के मन में था वो सारा का सारा ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा भतीजी उसके पास आए। हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी सचिन ने उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर दिए। पिताजी तो अब नहीं रहे और माँ और दादी भी घर पर नहीं हैं। यह सोच सोचकर सचिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपना घर ही काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए सचिन ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, यह सोचकर उसका मन अशांत सा हो रहा था। अगले दिन सचिन ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही सचिन अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के कर्मचारी झुककर उसका अभिनंदन कर रहे थे। सचिन जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोग उसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। सचिन को भी मरीज का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब सचिन मरीजों का हाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल में एक बेड पर लेटी एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर लगा कि जैसे कि वो कुछ जानी पहचानी है।
वो दीवार की ओर चेहरा किया सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक रखा था। चांदी से चमकते हुए बाल उसके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर सचिन को कुछ आकर्षण महसूस हो रहा था। सचिन जब केबिन की ओर वापस आने लगा, इस समय सभी कर्मचारी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे। फोन पर बात करते करते अचानक सचिन के कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की नर्स एक अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब तुम लोगों से काम बन ही नहीं पाता तो नौकरी क्यों पकड़ लेती हो? घर पर क्यों नहीं बैठ जाती? ढंग से पोंछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ क्या कर रही हो? वो भिखारी महिला सफाई कर्मचारी सिर झुकाकर चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर सचिन को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह उसके पास आया, उस महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ कैसे यहाँ हो सकती है। यह सोचते हुए वह जैसे ही थोड़ा और नजदीक आया, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उस औरत को देखकर सचिन दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में ही उसकी माँ ही थी। उसकी माँ की आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। इस समय सचिन के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? वो कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। यह सब लोग हैरानी से सचिन की ओर देखने लगे। तभी सचिन के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? अपने बेटे को देखकर शारदा जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और अस्पताल के बेड पर लेटी इस बूढ़ी अम्मा के पास ले गई, जो फटी साड़ी में लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी को ऐसी हालत में देखकर सचिन का दिल करुणा से भर गया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गई। शारदा जी ने कहा, देखो अम्मा जी कौन आया है। आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिए। तभी सचिन के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वो बोला, माँ दादी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या बात है। तभी अम्मा ने कंप कपाती आवाज में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई ललित ने तेरे पिताजी के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे पिता के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनवाने पर खर्च कर दी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े थे। लेकिन अब तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50 रुपये देने में भी आफत आ जाती थी। रेशमा बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए से नए कपड़े खरीद कर लाती थी। उससे ललित को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने 500 रुपये भी मांग लिए तो घर में कलेश शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वो दोनों तेरी माँ को तंग करने लगी। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना बना देती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू करती थी और जब मेरे और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती थी तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी तेरी माँ को। मुझे यह सब देखकर बहुत बड़ा दुख होता था और अगर मैं कुछ कहती तो जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डरा धमाकर चुप कर देती थी और कहती थी, एक तो पड़े पड़े हमारा खर्चा बढ़ा रही है, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती है।
चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी सचिन की माँ शारदा ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी है यह तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो ललित से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी और मैंने उसे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे शुरू कर दिया। ललित ने कहा, कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं। तुम्हारी भाभी रेशमा ने कहा, मैं तुम्हारी माँ और दादी अब इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। आए दिन तो बीमार पड़े रहते हैं, तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस का नहीं है इनको बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ो या फिर घर से निकाल दो। रेशमा बहू की यह बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ललित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान ही रह गई यह देखकर कि ललित को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे कि सचिन मुझे कहने लगा कि मैं गुड़गांव में रहने वाले अपने मित्र से अम्मा की तबीयत के बारे में बात की है। वो गुड़गांव के एक बड़ी अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आपको भी साथ में ले जाएंगे। बस आप कल तैयार रहना। और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपने और माँ के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा मैं तो बहुत खुश थी। चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है, इसलिए मैं जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन रेशमा और ललित हमें गाड़ी में बिठाकर यहाँ लेकर आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बिठा दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतजार करती रही कि कब वे लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। बैठे बैठे ना जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो ललित वापस आया ना ही रेशमा बहू का कुछ अता पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग रहे कहाँ गए। मैं परेशान होकर हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाई वह बात अम्मा जी समझ गईं कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर लाए थे, बल्कि वो तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर सचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब शारदा जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखा दिया। लेकिन इस समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार हो रहा था। अस्पताल में ले गई, डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। लेकिन बेटा इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं, इतने बड़े अस्पताल का खर्च उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसे का इंतजाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वो पैसे आखिर कब तक चलते। 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को इतना कभी लाचार महसूस नहीं किया। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोए जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे रोने का कारण पूछने लगी, तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उसने मुझसे पूछा
कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगी क्या। मैंने झट से हाँ कर दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवा दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी, लेकिन बेटा रह रहकर अपने ही बेटे बहू द्वारा दिए गए व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाया करता था। ऐसा कहते हुए शारदा जी फपक फपक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते सचिन लगातार भारी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और अम्मा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यह सब देखकर सचिन से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेंट कर दूं। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर सचिन ने कैंटीन में से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। फिर उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट्स देखी और कुछ टेस्ट करवा। रिपोर्ट आने के बाद सचिन बोला, अम्मा मैं आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली हैं, सब नॉर्मल हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर शारदा जी और अम्मा थोड़ा डर गई, क्योंकि वो लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहते थे जहां उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार होता था। तभी सचिन बोला, माँ दादी, माँ घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर सचिन उनके साथ घर पहुंचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वो अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी रेशमा की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। रेशमा और ललित अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। सचिन ने घर पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी रेशमा भड़कते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है। आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी माँ और दादी कहाँ पर हैं। मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तभी उसका भाई ललित बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वे केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। यह सुनकर उसका भाई शक पका गया। आगे बढ़ते हुए वो कुछ कहने ही लगा था, उसी समय सचिन के सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। सच सच क्यों नहीं बताते कि आपने उन दोनों को धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है। तभी सचिन ने अपनी माँ और दादी को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुलाया। अपने बेटे और बहू के गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिए। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद उठा रहे थे, वे लोग अब उन्हें घृणा की नज़र से देखकर खुद ही जाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस भी हाजिर हो गई। तब सचिन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वह दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही रेशमा और ललित ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों झट से अपनी माँ और दादी के पैरों में गिर गए। वो बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी शारदा जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए, बाकी की बात थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की आवाज़ सुनकर रेशमा अंदर तक कांप गई और वहाँ से आवाज़ में बोली, माँ प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर शारदा जी पत्थर बनी जस की तस खड़ी रही। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर की ओर ले जाने लगी, तभी शारदा जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, फिर मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। यह सुनकर रेशमा और ललित खुश हो गई। फिर शारदा जी ने कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है।
माफ़ी तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेंट में केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने और फालतू सामान की तरह लगते होंगे, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान ही लगते हैं। शारदा जी की बातें सुनकर रेशमा और ललित की नजरें झुक गईं। शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा थे, पर शारदा जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वह है सचिन। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर ललित की हैरानी का ठिकाना ना रहा। ललित और रेशमा शारदा जी के आगे बहुत रोए, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सजा उन्हें सुना दी गई थी।